नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये से जुड़े ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी। अब क्या कहा जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने? क्यों वीआई के शेयरों में आई 10% की गिरावट? क्या अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का सिग्नल? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे बैंक फ्रॉड केस की। देखिए, भारत के बैंकों में घोटाले की कहानी नई बात नहीं, कभी पीएनबी बैंक तो कभी यस बैंक। भारत में बैंक घोटालों की कहानी बहुत लंबी। इस बार एक और बैंक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस बार निशाने पर है सरकारी बैंक जिसका नाम है यूको बैंक। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी एसके गोयल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। कितने हजार करोड़ का गबन किया गया, कैसे पैसों को ठिकाने लगाया गया, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की। इन्होंने $1.6 ट्रिलियन के स्वाहा होने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर बड़ा आर्थिक संकट आने की चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हर नया संकट पिछले संकट से बड़ा होता जा रहा है क्योंकि असली समस्याओं का कभी हल नहीं किया गया। क्या है रॉबर्ट कियोसाकी की नई और बड़ी वार्निंग? आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल वीआई ने ड्यूज से जुड़े 45,457 करोड़ रुपए से अधिक के पेनाल्टी और ब्याज को माफ करने की मांग की थी। वीआई ने कोर्ट में कहा था कि सरकार की कंपनी में 49 यानी 49% हिस्सेदारी है। एजीआर फैसले की बाध्यताओं के चलते सरकार राहत देने में असमर्थ है, लेकिन वो एक पार्टनर की तरह काम करते हुए कंपनी को बचाने में मदद करे। वोडाफोन ने यह भी कहा कि कंपनी में 59 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक, मदद मिली तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पर बड़ा असर हो सकता है। सर, इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने क्या कहा? देखिए, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की जो एक बड़ी याचिका थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो एजीआर के बकाये पर उनको ब्याज लगा है, उस पे जो पेनल्टी लगी और जो पेनल्टी पे ब्याज लगा है, इसको माफ़ किया जाए। सबसे बड़ी इसमें जो कहूँ कि पिटीशन जो थी, जो सबसे अर्जेंट जो रिक्वेस्ट थी, वो वोडाफोन आइडिया की थी, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से जूझ रही है। हाल में ही सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए की जो एजीआर का बकाया था उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया और सरकार सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन गई है 49% स्टेक के साथ। लेकिन आज जो ये जो पिटीशन थी फ्राइडे को फाइल हुई थी और आज इस पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई थी। उस सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट है जी, उन्होंने इसको मिसकंसीव्ड एक पिटीशन बताया है और उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि जो वोडाफोन आइडिया है या एयरटेल है या आपकी टाटा टेली सर्विसेज है, इन पे जो पेनल्टीज़ हैं, जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, ये इनको चुकाना पड़ेगा तब तक जब तक कि अगर कोई नई पिटीशन फाइल नहीं होती या रिव्यू के लिए फाइल नहीं किया जाता या सरकार की तरफ से कोई इस मामले को लेकर पहल नहीं की जाती। हालांकि वोडाफोन ने जब अपनी पिटीशन दाखिल की थी तो उसमें साफ तौर से ये कहा था कि सरकार के हाथ इस वजह से बंधे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 2020 का जो फैसला है उसमें जो एजीआर के कैलकुलेशन की बात है उसमें डीओटी को सही ठहराया। डीओटी ने जो कैलकुलेशन की थी एजीआर ड्यूज को लेके, वो कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने सही मानी थी और ये कहा था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको इसी आधार पर भुगतान अपने बकाया का करना पड़ेगा। और वो तब से बार बार पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं एजीआर को लेके, कभी डेफिनेशंस को लेके, कभी दूसरी चीज़ों को लेके, और बार बार उनको खारिज किया जाता रहा। और अब मुझको लगता है कि ये आखिरी ऐसा मामला था एजीआर को लेके जिस पे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इसको साफ तौर पर खारिज कर दिया है।
यानी बहुत बड़ा संकट अब वोडाफोन आइडिया के सामने पैदा हो रहा है कि आखिर उसको अपने ऑपरेशंस को किस तरह से चालू रखा जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर वोडाफोन आइडिया कह चुकी कि हमारे लिए इसको कारोबार को चलाना, अगर ये माफ नहीं होते तो कारोबार को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी सर, वो आंकड़ों में भी दिखा, अगर शेयर बाजार के अगर आप चाल को देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सबसे ज्यादा मार पड़ती है, 12% के आसपास तक गिर गए जी, और क्लोज हुआ है सर 8.5% के आसपास हुआ है। लेकिन भारतीय एयरटेल में वैसी गिरावट नहीं देखने को मिली, ना टाटा टेली सर्विसेज में मिलेंगी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, वोडाफोन ने अपनी याचिका में कहा था कि 83,400 करोड़ की एजीआर देनदारी का हवाला दिया, जिसमें कहा कि 12,797 करोड़ रुपए का मूल बकाया है, 28,294 करोड़ रुपए का ब्याज है इसमें, और 6,012 करोड़ रुपए का जुर्माना है। और इसी जुर्माने पर अगर आपको पेनाल्टी अगर जोड़ा जाए तो वो 11,151 करोड़ रुपए के आसपास का। भारतीय एयरटेल और सर भारतीय हेक्साकॉम की अगर बात की जाए तो उन्होंने 9,235 करोड़ रुपए के मूल एजीआर बकाया की बात की है। ब्याज को उसमें अगर जोड़ा जाए सर तो 21,850 करोड़, जुर्माना 3,995 करोड़, और जुर्माने पर ब्याज सर वो बढ़कर दिख रहा है 8,900 करोड़ रुपए का। कुल देनदारी इनकी भी बन रही है 43,980 करोड़ का। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि वोडाफोन आइडिया ने भी कहा कि मेरा आप जो एजीआर का जो ड्यूज है उसको माफ करिए। बीच में सरकार आ गई सर, 22.6% से उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% कर ली। कहा कि अब इसके आगे करेंगे तो भाई ये मेरी कंपनी हो जाएगी, सरकारी कंपनी हो जाएगी। भारतीय एयरटेल का भी यही हाल है सर, वो भी कह रहा है कि 30,000 करोड़ का मेरा भी जो एजीआर ड्यूज है उसको भी आप सरकार वो ले ले, और उसके बदले में जो पैसा मिलेगा मैं व्हाइट गुड्स जो है हायर HAIR मैं उसको खरीद लूँ। सर चल क्या रहा है सर ये मामला पूरा? और तमाम सर तीसरा सवाल ये है कि आप इस लिस्ट में देखिए, टेलीकॉम कंपनियां पूरी एक लाइन सर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हुई दिख रही हैं। सबको चाहिए कि मेरा एजीआर माफ हो, क्या मामला नहीं देखिए, टेलीकॉम सेक्टर पे जिस तरह के एजीआर के बकाया हैं या जिस तरह की सरकार की पॉलिसी है वो असल में कई बार थोड़ी समझ से परे भी लगती है। मसलन वोडाफोन आइडिया पे 6,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, अगर आप उसका ब्रेकअप देखेंगे, और 11,151 करोड़ रुपए का उस पेनल्टी पे इंटरेस्ट है। तो अब आप समझिए कि जितनी पेनल्टी नहीं है उससे डबल आपको उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी पे चुकाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर जब आप ये देख रहे हैं कि एक कंपनी कोलैप्स होने की कगार पर है, तो क्या सरकार टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि मल्टीपल कंपनियां रहें, वोडाफोन आइडिया रहे, एयरटेल रहे, जियो रहे, और BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियां हैं? एक बेहद कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, और वहाँ जिस तरह के सरकार के जो आप कहिए कि जो रेवेन्यू हासिल करने के जो उपाय हैं या टूल्स हैं, वो मुझको लगता है कि इतने हैवी हैं कि ये कंपनियों के लिए टिकने का थोड़ा सा मुश्किल है, या बहुत डीप पॉकेट वाली कंपनियाँ, चाहे जैसे कि आप अगर जियो की बात करें तो उनके टिकने लायक इसमें माहौल है। भारतीय एयरटेल लगातार लंबे वक्त से प्रीपेड कर रही, जल्दी जल्दी अपना बकाया चुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब हाल में सरकार ने 36,000 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी कन्वर्जन किया, तो अब एयरटेल भी इस बात पे विचार कर रही कि क्यों ना अपना भी जो बकाया है उसको सरकार से कहा जाए और वो उस पैसे को भी इक्विटी में कन्वर्ट करते सरकार हिस्सेदारी ले ले। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे सरकार किन किन कंपनियों में स्टेक होल्डर बनेगी जी? क्या सरकार का काम गवर्नेंस है या सरकार का काम कंपनियों को चलाना है जी? तो टेलीकॉम सेक्टर में क्या एक रिफॉर्म की ज़रूरत है जहां बकाया, अच्छा अगर मान लीजिए सरकार माफ़ कर देती है, सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए फैसला फेवर में आए या बाद में कभी फेवर में आए और कहा जाए कि नहीं ठीक है आप माफ़ कर सकते हैं, सरकार माफ़ करे, तो फिर कितनी कंपनियों के सरकार बकाए के माफ़ करे? फिर अक्रॉस द सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टरों में जिन कंपनियों पे बकाए हैं, सरकार के ड्यूज़ हैं, पेनल्टी है, इंटरेस्ट लगा हुआ है, क्या वो माफ़ करने की बात नहीं होगी? क्या फिर कर्ज को माफ़ करने की बात नहीं होगी? तो ये एक स्पाइरल है, पूरा एक लंबी फिर चेन शुरू होगी जहां पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी और तीसरी कंपनी फिर माफ़ी की या वो छूट दिए जाने की मांग क्या शुरू हो जाएगी, कंपनियां डिफॉल्ट करेगी, कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंचेंगी। प्रवीण सर, अगला सवाल जो है वो व्यूअर्स के व्यू पॉइंट से मैं पूछना चाह रहा हूं कि अब जो कहा जा रहा है कि एजीआर माफ़ नहीं किया जाएगा, तो क्या इसका असर हमारे और आपके मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है? जैसे कंपनियों का जो आरपू है, जैसा आप बताते भी रहते हैं सर, वोडाफोन आइडिया का आरपू अगर 173 के आसपास है, तो जियो का मान लीजिए 206-205 रुपए के आसपास है, भारतीय एयरटेल का 245 रुपए के आसपास है, तो अब तो कंपनियां यही कहेंगी कि भाई देखिए हमारा आरपू नहीं बढ़ रहा है, अब एजीआर का बकाया है, हमको देना है, तो हम आप इसका मार आप पर हम डालते हैं। नहीं देखिए, उसमें अगर टैरिफ हाइक होंगे
तो वो एक सिंक में होंगे। एक सिंक का मतलब एक कंपनी जितना बढ़ाएगी तकरीबन दूसरी कंपनी और तीसरी कंपनी उतना ही बढ़ाएगी। अगर वोडाफोन आइडिया का आरपू 175 या 173 रुपये है तो उससे 206 रुपये लाने में उसको बहुत बड़े हाइक करने होंगे और वो इस तरह से होंगे भी नहीं। और अगर बहुत बड़ा टैरिफ हाइक कर देती है तो इसका मतलब ये होगा मार्केट से आउट कि लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। पहले से ही ऊंचे टैरिफ की मार लोग झेल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस साल की दूसरी छमाही में फिर टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ हाइक कर सकती हैं। जेफरीज की रिपोर्ट थी। तो उस तर्ज पर तो वोडाफोन आइडिया कर सकती है कि जहां पे जियो भी करे, एयरटेल भी करे, लेकिन यूनानिमसली अपने लेवल पर अगर वोडाफोन आइडिया रेट बढ़ाती है तो पहले से ही जो उसके किराए जो उसके कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं वो तादाद और लंबी हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी कंपनी को, खासतौर पर जब देश के ज़्यादातर हिस्सों में वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विसेज अभी रोल आउट भी नहीं हुई हैं। सर एक लास्ट सवाल, वोडाफोन आइडिया का अब क्या होगा सर? 6 रुपये पे आ गया शेयर। नहीं देखिए, कंपनी को अब इसमें अपना जो एक प्लान, कंटिंजेंसी प्लान, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से इस मार्केट में सर्वाइव करेगी। कैपिटल रेस कैसे करेगी कंपनी, ये देखना पड़ेगा। क्या प्रमोटर इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे, क्या प्रमोटर कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे, पैसा डालेंगे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है जिसमें वो जो बकाए हैं सरकार के वो चुका पाए, AGR के ड्यूज़। कंपनी को इतना पैसा चाहिए कि वो अपने कर्जों की जो देनदारी है उसको निकाल पाए। तो टास्क बहुत कड़ा है, मुश्किल है, और देखना ये होगा कि क्या आगे कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने की फिर से कोशिश की जाती है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूको बैंक स्कैम की। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया। उन्हें बैंक से जुड़े फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 6,210.72 करोड़ रुपए के लोन में हेराफेरी की। उन पर लोन के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ईडी ने दावा किया कि यूको बैंक के सीएमडी के रूप में गोयल के कार्यकाल के दौरान CSPL को भारी क्रेडिट की सुविधाएं दी, जिसके बाद जानबूझकर डायवर्ट किया गया। आरोप लगाया गया कि बदले में गोयल को CSPL से रिश्वत मिली। ईडी की जांच से पता चला कि गोयल ने शेल कंपनियां, फर्जी व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के जरिए कैश, महंगी प्रॉपर्टी, लग्जरी सामान, होटल बुकिंग हासिल की ताकि इस मामले को छिपाया जा सके। सर कभी PNB बैंक तो कभी यस बैंक, अब यूको बैंक, क्या है पूरा मामला सर? ये बैंकिंग सेक्टर में एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं उसमें एक और चौंकाने वाली कड़ी है और बेहद गंभीर मामला है। जबकि किसी बैंक का, वो भी सरकारी सार्वजनिक सेक्टर के बैंक का CMD अगर कोई है, उनको ईडी द्वारा अरेस्ट किया जाता। 16 मई की ये घटना है और उसके बाद उनको कोलकाता के कोर्ट में भी पेश किया गया और हिरासत में है वो। आप समझिए कि 6200 करोड़ रुपए, 6200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो लोन है वो केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें तो ऐड नहीं की गई हैं। अब इस पैसे को लेके, इसके बदले जो रिश्वत को लेने के आरोप हैं वो बेहद संजीदा हैं, बेहद गंभीर हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, होटल बुकिंग है और दूसरे क्विड प्रो को हैं। इस पैसे को जो कर्ज दिया गया जिस कंपनी को, उसके जरिए उन्होंने इस पैसे का डाइवर्जन किया। जिस पर्पस के लिए पैसा आया था उस पर्पस के लिए वो नहीं लिया और उस पैसे को डाइवर्ट किया गया और शिफनिंग ऑफ का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ये एक गंभीर मामला है और ये बताता है कि रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद बैंकिंग सेक्टर में एक के बाद एक घटनाएं ऐसी आ रही हैं जो ग्राहकों का भरोसा तोड़ने वाली है। देखिए, इससे ठीक पहले इंडसइंड बैंक का भी मामला खत्म नहीं हुआ है जी। इंडसइंड बैंक में आज की भी खबर है कि सर 6 अधिकारी जो है शक के घेरे में सेबी कर रहा है। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है, अकाउंटिंग गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है मामला। इंडसइंड बैंक को 1960 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। CEO सुमंत कठपालिया, डिप्टी CEO अरुण खुराना ने भी इस्तीफा दे दिया। अब सर देखिए, यस बैंक, जैसा मैंने कहा, उसके बाद इंडसइंड बैंक, फिर यूको बैंक, और फिर सर इसमें अगर इस कहानी में जोड़ देंगे, सभी लोग पैसा मंगवा रहे हैं और उसके बाद लग्जरी फ्लैट्स खरीदने में ब्लू स्मार्ट वाला हम लोगों ने जिक्र किया सर, जग्गी ब्रदर्स, वो पैसा लिया, उन्होंने लिया कि ईवीज कर देंगे, ईवी कार कर देंगे और खरीदने का लिया में फ्लैट।
बैंकिंग सेक्टर में ये देखिए, इन लोगों को ने पैसा 6,000 करोड़ का लोन देने के एवज में लग्जरी फ्लैट, ये चल क्या रहा है सर? पूरा बैंकिंग सेक्टर और तमाम तरह के जितने भी जो कॉर्पोरेट में है। देखिए, ये जो यूको बैंक का मामला है, सार्वजनिक बैंक है, आम लोगों का पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है, सीएमडी लेवल का जो कि टॉप मोस्ट ऑफिसर है बैंक का, अगर वही गड़बड़ियों में पकड़े जाते हैं या अरेस्ट होते हैं तो वाकई गंभीर, बेहद गंभीर मामला है। और इंडसइंड बैंक के मामले की भी जहां मैं बात कर रहा था, उसमें 2000 करोड़ का डेरिवेटिव लॉस है, 674 करोड़ रुपए का ऐसा इन्फ्लेटेड इंटरेस्ट दिखाई गई है, जिसके आरोप लग रहे हैं कि इन्फ्लेटेड इंटरेस्ट दिखाया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो में, यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जो लोन दिया गया है वहाँ पे 674 करोड़ रुपए का एक वो अकाउंटेंट लैप्स दिखाया जा रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आ रही है कि जब कंपनी के जो 6 अफसर थे उनको ये पता था कि यहाँ पे जो लैप्सेस हैं अकाउंटिंग के, उसके बावजूद उन्होंने शेयरों में की स्टॉक ऑप्शंस की बिक्री की। तो कुछ गंभीर मामले इंडसइंड बैंक के जुड़े हैं। अब यूको बैंक का आ गया। इससे ठीक पहले आप चले जाओ तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया था, जहां पे कि पूरा का पूरा बैंक पे आरबीआई को अपना कंट्रोल लेना पड़ा। देर से आरबीआई क्यों जागती है? जब लाइन लगने लग जाता है, लोग जो त्राहिमाम करने लग जाते हैं, अपना ही पैसा निकालने के लिए रोने लगते हैं। तमाम सख्त रेगुलेशंस के बावजूद, और इतना केवल आरबीआई सख्त नहीं है, भारत सरकार भी, वित्त मंत्रालय भी बेहद गंभीर है। और पिछले 9-10 साल को अगर आप देखेंगे तो बैंकों के जो एनपीएस हैं, बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसको सुधार करने में बैंकों को बुरी हालत थी, लिक्विडिटी से लेके बाकी पैरामीटर्स पे, वहां से उनको पटरी पे लाने का काम किया गया है। बैंकों के लोन बांटने के तरीके, सारी चीज़ों पे सरकार ने बेहद सख्ती की है, खासतौर पे सरकारी बैंकों को। इसके बावजूद जो बैंक के टॉप शॉट्स हैं, जो बैंक के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके लेवल से ही जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये इस बात को बताता है कि अभी कदम उठाने और बाकी हैं। तभी चाहे जो आपके इन्वेस्टर्स हों या डिपॉजिटर्स हों, इनका भरोसा बैंकिंग सेक्टर पर बहाल किया जा सकेगा। ये बेहद ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि पूरा का पूरा एक सारे बैंकिंग सेक्टर में एक रिफॉर्म की फिर से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आप समझिए कि एक छोटा जो बोरोवर है, होम लोन बोरोवर हो, कार लोन बोरोवर हो, अगर वो 2 ईएमआईज नहीं देता तो उसके पास बैंक के नोटिस, बैंक के कॉल्स पहुंचने लगते हैं, सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। और जब 6200 करोड़ जैसे बड़े मामले आते हैं, या ब्लू स्मार्ट जैसा मामला हो, या दूसरे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जैसे मामले हों, वहाँ पे चीज़ों के क्या नतीजे निकलते हैं, वहाँ किस तरह से चीज़ें होती हैं, एक छोटे बोरोवर का भरोसा फिर टूटता है कि मैं तो साहब अपनी सारी ईएमआई टाइम पे चुका रहा हूं, उसके बावजूद मुझे किसी तरीके का इसके साथ एक और मसला मुझे याद आ रहा है। किसानों को जब लोन दिया जाता था और किसान का जो सुसाइडल रेट जो था वो बढ़ा था, उस समय भी आरोप लगे थे कि बड़े बड़े धना सेठों को आप पैसा तो देते हैं, लेकिन जब गरीब आदमी की जो लोन लेता है वो नहीं चुका पाता है तो उसको तमाम तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, अंत में बेचारा सुसाइड कर लेता है। लेकिन इन लोग देश छोड़कर भी भाग जाते हैं और उसके बाद इन लोगों को भी कुछ नहीं होता। खैर सर, दूसरा पक्ष मैं आपसे सोसाइटल और ये सोशोलॉजी एस्पेक्ट में पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है सर, ये लोगों को हो क्या गया है सर? तमाम लोग जो हैं 6-6 हज़ार करोड़ का, मान लीजिए तो यूको बैंक वाला मामला है, ब्लू स्मार्ट वाला भी देखिए, तमाम लोग वो पैसा चाहते हैं कि अपना बना लें और उसके बाद उसको ना फ्लैट्स खरीद लें, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की कामना होती है। सीएमडी साहब का भी यही हाल है, ब्लू स्मार्ट के जो सीईओ हैं, स्टार्टअप के सीईओज भी यही हाल कर रहे हैं। तो किन पर क्या भरोसा किया जाए? जब बैंकों के सीएमडी हैं या जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका जब चयन की प्रक्रिया है, चुनाव जब उनका किया जाता है, जब उनको अपॉइंट किया जाता है, उसमें भी रिजर्व बैंक का दखल होता है। चाहे आप समझिए कि सुमंत कठपालिया को पद छोड़ना पड़ा, आरबीआई ने उनको, जो आपके इंडसइंड बैंक के आपके सीईओ थे जी, आरबीआई ने उनको लंबा 3 साल का एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया था सुमंत कठपालिया को, और आखिर में उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। तो रिजर्व बैंक की कड़ी प्रक्रियाएं हैं, उसके बावजूद बेहद सख्त प्रक्रिया हैं। मैं केवल इंडसइंड बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, आप यस बैंक का मामला देख लीजिए, आप उसके बाद देख लीजिए बंधन बैंक का मामला देख लीजिए, कई ऐसे मामले हैं जहां रिजर्व बैंक ने बेहद सख्ती दिखाई। इसके बावजूद यूको बैंक जैसे जितना
6,200 करोड़ रुपए का मामला, करोड़ रुपए का अगर उसमें लोन दे के उसका पैसे का डाइवर्जन हुआ, पैसे का आप समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है और उसमें किकबैक्स देने की बात आ रही है कि शेल कंपनियों के जरिए पैसा दिया गया, तो ये अपने नाते बड़े तौर पर असल में डिपॉजिटर्स के भरोसे को हिलाता है। गंभीर मसला है। सरकार को मुझे लगता है कि फिर से एक बार पूरे बैंकिंग सेक्टर में रिव्यू करने की जरूरत हो सकता है और सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े कदम इसमें उठाती हुई दिखाई भी दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशहूर फाइनेंशियल लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखी। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर बड़ा आर्थिक संकट आने की चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हर नया संकट पिछले से बड़ा होता जा रहा है क्योंकि असली समस्याओं का कभी हल नहीं किया गया। कियोसाकी ने बताया कि 1998 में सरकार ने बड़े फाइनेंशियल फंड LTCM को बचाया और 2008 में वॉल स्ट्रीट और बैंकों को बेल आउट मिला। अब सवाल यह है कि अगर 2025 में फिर संकट आता है तो केंद्रीय बैंकों को कौन बचाएगा? कियोसाकी की और उनके दोस्त जिम रिकॉर्ड्स मानते हैं कि अगला संकट अमेरिका के स्टूडेंट लोन बाजार से शुरू हो सकता है, जो अब करीब $1.6 ट्रिलियन का हो चुका है। अगर यह फेल होता है तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। प्रवीण सर, रॉबर्ट कियोसाकी ने किस बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी है? नहीं, देखिए वो जो बात कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों को इस बार कौन बचाएगा अगर क्राइसिस पैदा होती है, और ये वाकई गंभीर चीज़ है कि क्या सेंट्रल बैंक्स भी एक मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। सोचिए, अब तक के इतिहास में कभी केंद्रीय बैंकों के कोलैप्स होने की या उनको क्राइसिस में आते हुए हमने देखा नहीं। 2008 की क्राइसिस की बता रहे हैं जो सब प्राइम क्राइसिस थी, और उसमें किस तरह से बैंकों को और इनको बचाया गया था, दूसरे संस्थानों को सेंट्रल बैंकों के द्वारा, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के द्वारा, फेड रिजर्व के द्वारा। अब अगर क्राइसिस सेंट्रल बैंक यानी फेड रिजर्व पर ही आ जाती है तो उसको कौन बचाएगा? और 1.6 ट्रिलियन डॉलर का जो एजुकेशन लोन है, जहां डिफ़ॉल्ट होने की संभावनाएं या आशंकाएं जता रहे हैं, वो भी एक इशारा कर रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी 2008 के बाद क्या एक सबसे बड़ी क्राइसिस की ओर दाखिल हो रही है या नहीं। क्योंकि 2008 का जो क्राइसिस था वो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका के प्रॉपर्टी यानी रियल्टी सेक्टर से जुड़ा हुआ था, जहां बैंकों ने ऐसे लोगों को कर्ज बांटे जिनके पास कर्ज को चुकाने की हैसियत नहीं थी, और इसी वजह से पूरे अमेरिका में घरों के बाहर बिक्री के बोर्ड लग गए थे कि बिकाऊ हैं। लोग डिफ़ॉल्ट कर गए थे और बैंकों के पास कोई तरीका नहीं बचा था क्योंकि घरों के खरीदार भी नहीं थे। तो उस आंधी में, उस सब प्राइम क्राइसिस में बड़े बड़े बैंक, लीमैन ब्रदर्स हो या दूसरे मेरिल लिंच हो, ये बड़े बड़े बैंक्स उस आंधी में तबाह हो गए थे। इस बार क्या बड़ी क्राइसिस एजुकेशन लोन सेक्टर से शुरू होगी और वो क्या सेंट्रल बैंक तक आने वाली है, जिस बात की चेतावनी रॉबर्ट कियोसाकी दे रहे हैं, वो अगर सच होती है तो वो उसके रिपल इफेक्ट जैसे 2008 के देखे गए थे, पूरी दुनिया एक बड़ी मंदी में चली गई थी और उससे उबरने में 4-5 साल का वक्त लगा था, वैसा क्या इस बार फिर होने वाला है। और इस बार आसार असल में कुछ ज़्यादा बड़े इस वजह से भी हैं क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह की टैरिफ की पॉलिसीज़ का ऐलान किया है वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहे हैं और अमेरिका पर उससे ज़्यादा असर उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रवीण सर, लेकिन खुद को इस समय कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ उपदेश दिए हैं, वो भी बता दीजिए सर। सोना चांदी बिटकॉइन को लेकर वो बिल्कुल, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सिल्वर बहुत प्रॉमिसिंग एसेट है, गोल्ड बहुत प्रॉमिसिंग एसेट है, तो कमोडिटीज़ को लेके बुलिश नज़र आ रही। मार्केट्स किस तरह से बिहेव करेंगे, मार्केट्स को लेके उतना सेंटिमेंट जो है, चाहे कियोसाकी हो, उनका थोड़ा सा बेरिश मोड दिखाई दे रहा है। और दुनिया भर के जो तमाम अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात, देखिए अगर इकोनॉमीज मुश्किल में जाती हैं तो मार्केट इसका पहला शिकार होंगे। चाहे आप तबके मार्केट्स को देख लीजिए, हाल देख लीजिए भारत के बाजारों का तबका, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, तमाम तरह के टर्मिनोलॉजीज हम लोग सुने थे सर। तो वो जब इकोनॉमी मुश्किल में आएंगी, संकट में पड़ेंगी, तो बाजार कोलैप्स करेंगे, बाजार कोलैप्स करेंगे तो वो दुनिया भर के बाजारों पर, अमेरिका के बाजार अगर कोलैप्स करते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट की आंधी दिखाई दे सकती है जी। तो मुश्किल बड़ी है, टैरिफ की अनसर्टेनिटीज हैं जी। अमेरिका अगर स्लो डाउन में गया तो पूरी दुनिया जा सकती है। अगर बहुत बड़ा क्राइसिस न भी आए, मान लीजिए सेंट्रल बैंक्स के लिए कोई समस्या नहीं भी होती है,
अगर आप बहुत माने कि कियोसाकी का जो वार्निंग है बहुत एग्जेजरेट की गई ये बात है, तब भी अगर स्लो डाउन आता है या मंदी आती है तो वो दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन सर, एक अच्छी खबर भारतीय इकोनॉमी को लेकर है। कहा जा रहा है कि चौथी तिमाही में इंडियन इकोनॉमी जो है 7% के दर से बढ़ती हुई दिख सकती है। ईटी की खबर है 6.8% के आसपास। उसमें तमाम तरह की ईटी के पोल्स भी किए हैं। वो क्या खबर है सर, उसको भी बताइए। क्या वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए? देखिए, अभी 30 मई को डेटा आएगा, NSO का। ग्रोथ के नंबर आएंगे, सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। तो अगर 6.8% या 6.9% की अगर ग्रोथ रहती है, जो ईटी का पोल है 6.8% का, तो जाहिर तौर पर वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि जो 5.4% की हमने सितंबर क्वार्टर में पिछले साल ग्रोथ देखी थी, उसके मुकाबले देश की इकोनॉमी फिर से रिवाइव करती हुई नज़र आ रही है जी। उस हिसाब में कंजम्पशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तभी इकोनॉमी का पहिया घूमता हुआ दिखाई देगा। ये बात अलग है कि FY25 की ओवरऑल ग्रोथ 6.5% या उससे थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए कि भारत दुनिया की उन चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में होगा जो 6-6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही हैं। जी, तभी तो सर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।